बात नहीं। इस मंच को देखते हुए लगभग 46 वर्ष हो गए हैं।
बड़े खट्टे मीठे अनुभव हैं इस मंच के। इस मंच ने बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, इतने लोगों का आशीर्वाद दिया है। उसी का ये परिणाम है कि आज मैं आप सबों के साथ, आप सबों के समक्ष यहाँ खड़ा हूँ। अभी मैं अपने रास्ते से होता हुआ इस मंच की ओर आ रहा था तो मैंने आसमान की ओर देखा। तारे इस तरह चमक रहे थे, संध्या को इस तरह प्रकाशमान कर रहे थे कि वो देखते ही बनता था। चिड़ियों का झुंड भी संध्या अभिनंदन कर अपने अपने घोंसलों की ओर लौट गए। मैं एकटक में देख रहा था, पर इन सब के बीच जिसके लिए हम आप सब यहाँ आए हैं, तो वो लोग कहाँ हैं? सब तो मेरे साथ ही आ रहे हैं। फिर कहाँ रह गए सब? मैं अकेला यहाँ चला आया। और तो मेरी घर वाली भी मेरे साथ थी। फिर नंबर देखिए, वह भी उस झुंड में कहीं चली गई। अब अकेले में कैसे करूँ? क्या करूँ मैं? अच्छा ऐसा करता हूँ, कोई ना कोई तो मेरा साथी यहीं कहीं ना कहीं बैठा होगा, उससे बुलाकर पूछता हूँ कि अरे भाई बाकी लोग कहाँ हैं? क्योंकि मेरे लिए नहीं, मेरे बहुत सारे कलाकारों के लोग आए हैं। पूछता हूँ, बुलाता हूँ, आवाज लगाता हूँ, अरे भाई कोई है? कोई है? अरे इधर से कोई है क्या? अरे शोर क्यों मचा रहे हो? अरे बाप, मैं तो आ ही रही थी। अब कहो, क्या आज्ञा है? कोई आज्ञा नहीं है। ये है हमारी धर्म पत्नी। निकलती मेरे साथ जरूर है, लेकिन बीच में कहाँ गुम हो जाती है मुझे भी पता नहीं चलता। अरे भाई नाटक करने की सारी तैयारी हो चुकी है क्या? अवश्य, तुम्हारे आज्ञा के पालन में विलंब के लिए स्थान ही कहाँ? मगर मेरी एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? आज जब हमारा देश इतनी तरक्की कर चुका है, चांद तक पहुंच चुका है, तो एक पुरानी कहानी को सुनाने में तुम इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? अरे साहित्य के अनंगों की भांति नाटक का भी जन्म उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण। क्यों, मैं सही बोल रही हूँ ना? तो आज की इस बदलती परिस्थिति में एक पुराने युग की कहानी कौन सा लोक कल्याण कर लेगी? जरा मैं भी तो जान लूं। तुम्हारा संदेह युक्ति संगत। बिल्कुल। किसी भी देश का उत्थान वहाँ की परंपरा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के व्यक्ति, उनका व्यक्ति विशेष होना और वहाँ की व्यवस्था पर निर्भर करता है। परंतु आज की इस आपाधापी की जिंदगी में हम इन सारी चीजों को भूलते चले जा रहे हैं। जब ऐसी स्थिति आ गई है तो इतिहास के पन्नों को पढ़ना हमारे लिए नितांत आवश्यक हो गया है। ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गई। अब अपना ये दार्शनिक भाषण ना बंद करो। मगर अभी भी एक प्रश्न है। तो पूछो ना। ये कुंवर सिंह कौन है, जिनकी जीवन की कुछ झलकियां हमें लोगों को दिखाने जा रहे हैं? ये देखिए, ऐसा लगता है कि इसे सब मालूम है, लेकिन अपने देश की गाथा है इसे नहीं मालूम है। चलो आप मुझे सुनाता हूँ। हाँ बताओ। बैठो पहले। बात 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। आरा जिले के बाबू कुंवर सिंह, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना भैया उधर चले गए, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अपने जीते जी वो देश को आजादी नहीं दिला सके, पर सबों के बीच एक ऐसा अलग जगह गए, एक ऐसी नींव रख गए कि अंततः अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ के जाना पड़ा और हमारा देश स्वतंत्र हो गया। एक और बात जानती हो? वो क्या? सब बात जब मैं ही बता दूंगा और तुम ही सुन लोगी तो ये लोग आए हैं काहे के? तो फिर क्या करें हम? कुछ नहीं करें, मैं जो कहता हूँ तुम उसमें मेरा साथ दो। तो चलो शुरू करो। मित्रों, कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार के सौजन्य से पद्मश्री जगदीश प्रसाद सिंह का लिखा और प्रांगण पटना की नवीनतम प्रस्तुति अभय सिन्हा द्वारा निर्देशित नाटक अधूरा सपना। जोर से एक बार बोलो। नाटक अधूरा सपना।
कुर्सी कट गए, वाह। सर्जन कबूतर भी बनाए गए। क्या सारा मांस आज ही रोना जाएगा? अरे आज ही रोका जाएगा। लेकिन बाबूजी, दरबार में सरकार लोगों की संख्या बहुत कम है, इसलिए सोचा कि अरे बेवकूफ, इस नगर में और लोग नहीं रहते हैं क्या? जी अच्छा बाबू। हाँ तो शरीफ अंजाम। सरकार, बागी आपके हुक्म का इंतजार कर रही है। देखिए शरीफ अंजाम, हम चाहते हैं कि आज से अभी से आप सिर्फ और सिर्फ हमारी होकर रहे। देखिए हम बूढ़ा हुए, आपसे विवाह तो नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको अपने हृदय में स्थान देंगे और आदर भी देंगे। बस शरीफ अंजाम, हम आपके ऊपर कोई दबाव डालना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप अच्छी तरह सोच समझकर हमारी बात का जवाब दीजिए। बाबूजी, और क्या है? जंगी पहलवान और वली खलीफा अपने दल बल के साथ आ गए। क्या उनकी कुश्ती अभी शुरू होनी है या देर है? अरे बस 2 घड़ी और लगेगी मैं। देखो हम स्वयं वहां आ रहे हैं। ऐसा करो अभी अमर को हमारे पास भेज दो। जी अच्छा बाबू। हाँ तो शरीफ अंजाम, हम कब तक आपके उत्तर की आशा करें? सरकार, इस बागी को आपकी सेवा करने का अवसर पिछले कई वर्षों से मिला है। आपके सवाल का जवाब सोचने के लिए मुझे समय की जरूरत नहीं है। सरकार, आपने मुझे आज जीवन अपने कदमों में स्थान दिया है। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन कहीं पर मुझे डर है। हमारे मजहब अलग अलग है। मैं अगर आपके साथ रहूं तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इससे समाज में आपकी बदनामी होगी सरकार। दिया आओ। देखो हर जंगी पहलवान और वली खलीफा आए हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और एक बात, तुम उनसे कुछ सीख भी रहे हो या तमाशा देखने में दिन बिता रहे हो? तो 4 हाथ तो सीखने मिले। बहुत अच्छे, जाओ। हाँ तो सरकार लोगों ने शरीफ अंजाम की बातें सुनी। अभी तक आप लोगों ने इनका नाच गाना देखा सुना और इनके साथ एक वैश्या की तरह व्यवहार किया। लेकिन यदि ये हमारे साथ रहे तो आप लोगों को इन्हें हमारी पत्नी के रूप में देखना। हाँ, और अगर ये रियासत की मालकिन नहीं भी बन सकी तब भी आप लोगों को इन्हें मालकिन का दर्जा देना ही। आप शरीफ अंजाम को अपने साथ छुट्टी में रखेंगे, इससे आपका धर्म जा सकता है। क्या भैया, आपने धर्म को इतना गलत क्यों समझ रखा है? ठीक है, यदि इनके शरीफ अंजाम होकर रहने में हमारे साथ आप लोगों को कोई आपत्ति, हम इनका कुछ और भी नाम रख लेते। और ना हाँ, आज से ये धर्मन बीवी होकर रहेगी। धर्मन बीवी? हाँ, धर्मन बीवी।
सरकार की जैसी इच्छा। लेकिन शरीफन जान अपना नाम और मजहब छोड़ने को तैयार है? सरकार के लिए मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या हिंदू धर्म मुझे स्वीकार करेगा? क्या आप लोग मुझे अपने धर्म में शामिल करेंगे? नहीं है। आप लोगों ने शरीफन जान का प्रश्न तो सुना, आप लोग इनका उत्तर देना नहीं चाहेंगे? सरकार, इस प्रश्न का उत्तर ना तो आपके पास है न हमारे पास। धर्म आदमी के बीच, धर्म आदमी के बीच में दुर्गम खाई की तरह है, जिसमें हजारों लाखों लोग दम तोड़ते हैं। आदमी के बीच की खाई दूरी बढ़ती जाती है। अब तो नई पीढ़ी ही तय करेगी कि इस खाई के साथ क्या करना है। लेकिन सरकार, क्या हम इतने गिरे हैं कि किसी की मदद नहीं कर सकते? शरीफन जान आपके साथ रहे, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत खुशी हो। सरकार, लोगों ने अपने इस मित्र का मान रख लिया, इसके लिए हम आप लोगों के आभारी हैं। सरकार, हरमन जी, आइए बैठिए। अच्छा, सच बताइएगा हरमन जी, अपनी पिछली जिंदगी का परित्याग कर हमारे साथ रहने में आपको कोई दुख तो नहीं है ना? दुख तो अवश्य है सरकार, तुम क्या कर सकती हो? कलेजे पर पत्थर रखकर किसी तरह जीना पड़ रहा है। हाँ, अगर आपको मुझे अपने साथ रखने में कोई तकलीफ हो रही है तो आप मुझे बता दीजिए। मेरा पुराना मकान अभी तक मेरा इंतजार कर रहा है। अरे हरमन जी, हमने आज यहाँ आरा में आपके लिए एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है। ये क्या बात हुई हरमन जी? अपने लिए एक अलग से कोठी बनवाने की इजाजत हमें क्यों नहीं देती? सरकार, मेरे लिए अलग से मस्जिद बनवाने का हुक्म देने के लिए शुक्रिया, पर मुझे अलग से कोई कोठी नहीं चाहिए। मेरा स्थान तो आपके चरणों में है। हाँ, अगर आप मुझे अपनी नजरों से दूर करना नहीं चाहते तो मेरा पुराना कोठा भी क्या बुरा है। हरमनवीर, आप हिंदू क्यों नहीं जन्मी? हम जाति के बंधन को तोड़कर आपसे विवाह कर लेते और हमारे बच्चे जगदीशपुर के उत्तराधिकारी होते। लेकिन आज हमारे बीच की दूरी इतनी अधिक है कि हमारे सारे प्रयत्नों के बावजूद हम वो दूरी तय नहीं कर सकते। सरकार, आप कभी सपने में मत सोचिएगा कि मैं दुखी हूँ। मैं बहुत सौभाग्यवती हूँ कि आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है। आपका प्रेम ही मेरे सारे अरमानों की पूर्ति करता है। हाँ, यदि किसी दिन आपका प्रेम मिलना बंद भी हो जाए ना, तो जिंदगी के बाकी दिनों के लिए मेरे लिए अतीत की यादें ही पर्याप्त हैं। आप कभी मत सोचिएगा, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ सरकार, बहुत सुखी हूँ। अच्छा छोड़िए सब बात, ये बताइए, आपका वो दोस्त जिला कलेक्टर कोठी पर आया था ना, तो रियासत की मालगुजारी के बारे में कुछ बातें हुई? टेलर से? हाँ, टेलर से बातें हुई न धर्मवीर। जानती है धर्मवीर, ये फिरंगी 7 समंदर पार से हिंदुस्तान पर शासन करने आए। इनका एकमात्र उद्देश्य है धन संग्रह।
लूट खसोट बेईमानी जालसाजी चाहे जैसे भी हो ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना चाहते हैं। हिटलर ने हमें उपदेश देने लगा, कहने लगा कि तुम अपनी रियाया से कढ़ाई क्यों नहीं करते हो, तुम अपनी रियाया से लगान वसूल क्यों नहीं करते, गरीब और छोटी जाति वालों के साथ बराबरी का व्यवहार कर तुम उसे बिगाड़ देते हो। ऐसा करके तुम फिरंगी का कर भी समय पर नहीं चुका पाते हो और अपने लिए धन भी इकट्ठा नहीं कर पाते। धन डुमराव के महाराज को देखो, तुम्हारा गोतिया ही तो है। मजाल है कि उनकी रियाया में रियासत लगान पचाता है। फसल हो या ना हो, घर में एक फूटा चना भी न हो, रियाया को लगान चुकानी पड़ती है। ऐसा करके वो सरकार का कर भी चुका पाते हैं और दिन प्रतिदिन धनी होते जाते हैं। हमें कहने लगा कुशलता इसको कहते हैं। लेकिन सरकार, ये टेलर तो आपका पुराना दोस्त है। आप उससे कहिए कि अगर तुम्हारी दोस्ती इतनी गहरी और सच्ची है तो रियासत का कर ही माफ कर दो। ये इतना आसान नहीं है बाबूजी। आओ बाबूजी, भीमा कह रहा था कि आपने मुझे बुलाया। हाँ, भीमा ने हमें ये भी बताया महबू कि तुमने सारे बाजार हमारा अपमान कर दिया। बाबूजी, सच सच बताना महबू, क्या ये सच है कि आज बाजार से जो तरबूज तुम खरीदना चाहते थे उसे डुमराव के महाराज का नौकर खरीद कर ले गया? जी हाँ बाबूजी। पूरी बात बताओ महबूब। बाबूजी, पूरे बाजार में एक ही तरबूज आया था। मुझे उस तरबूज के पैसे ठीक मांग रहा था। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। कुंदरा से उस तरबूज का मोल भाव कर ही रहा था कि डुमराव के महाराज का नौकर वहां पे आया और कहा कि यह तरबूज जगदीशपुर के बाबू के लिए नहीं है, यह तरबूज डुमराव के महाराज के लिए। बस इतनी सी बात हुई है बाबू। इतनी सी बात है, ये इतनी सी बात नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो पैसे यहां से आकर क्यों नहीं ले गए? तुम उस तरबूज का दाम 5,000, 10,000, 50,000 या जो तुम्हारे मन में आता लगाते और पैसे यहां से लेकर जाते। लेकिन तुमने हमारा अपमान होने क्यों दिया? बैठो, बोलते क्यों नहीं? क्या हमारी रियासत इसी दिन के लिए है? क्या हमने अपनी रियासत में तुम लोगों को इसलिए जगह दी है कि सारे बाजार हमारी पगड़ी उछलते देखो, चुपचाप तमाशा देखो। देखो, इस बार तो हम तुम्हें माफ कर देते हैं। आगे से ऐसी गलती हुई ना तो या तो तुम्हारा सर रहेगा या फिर हमारी तलवार। जाओ बाबूजी, दफा हो जाओ। डुमराव के महाराज के पास कल सवेरे जाएं। इससे बेइज्जती का प्रायश्चित तो मुझे करना ही होगा। छोड़िए ना सरकार, ये छोटी सी बात है, इसे बढ़ाने से क्या फायदा? नहीं 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 भगवती, ये छोटी सी बात नहीं है। राम हमारी पोतिया है, वो हमसे उम्र में और नाते में बड़े हैं। इसी योग्य हम उन्हें सम्मान भी देते हैं। लेकिन उनके एक नौकर ने हमारा अपमान किया। अक्सर हमारी
बातें नौकरों की जुबान पर आ ही जाती हैं। हम जानना चाहते हैं फरमानी कि आखिर डुमरांव के महाराज अपने आप को समझते क्या है? आप लोगों ने इस डिवीजन के कमिश्नर टेलर का हुक्म हमारे मित्र मौलवी अजीमुद्दीन खां से सुनी। हाँ साहब का कहना है कि हम पटना जाकर टेलर से भेंट करें। वहां इस डिवीजन के अन्य राजाओं, महाराजाओं, जागीरदारों और जमींदारों को बुलाया गया। टेलर ने हमें विशेष रूप से आमंत्रित किया है, लेकिन अपने पत्र में ये नहीं लिखा कि आखिर हमें किस लिए बुलाया है। हमारे पटना जाने अथवा नहीं जाने का फैसला अब आप लोगों के हाथ में। आप लोगों की क्या राय है? आप जो भी फैसला करेंगे वही किया जाएगा। अमर, तुम क्या सलाह? भैया मैं क्या सलाह? अंग्रेज देश के मालिक हैं। टेलर साहब ने पत्र में किसी कार्य विशेष का उल्लेख नहीं किया। हो सकता है कि ऐसा महत्वपूर्ण कार्य हो कि वो आपसे मिलकर ही बात करना चाहते हैं। हाँ, एक दिन हो सकता है। जी बाबू, आप क्या कहते हैं? तो बाबूजी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं अमर भैया की बात का विरोध कैसे करूं। पर मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ बाबूजी। मुझे दांत में कुछ खाना नजर आ रहा है। इन फिल्मों पर विश्वास करना उचित नहीं। बेदाव किया हेस्टिंग्स ने बनारस के राजा के साथ जो कुछ किया वो हम सबको मालूम है। आज पूरे देश में इन फिल्मों के खिलाफ विद्रोह हो रहे हैं। इन फिल्मों का कहर पूरे देश पर जोर से चालू है और सैकड़ों निर्दोष लोगों को संदेह के आधार पर मौत के घाट उतारा जा रहा है। बाबूजी, मुझे विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर मिली है कि टेलर का आप पर विद्रोहियों का साथ देने का संदेह है। टेलर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो जगदीशपुर आकर आपसे निपट सके, इसलिए आपको पटना बुलाकर आप पर बलवे का आरोप लगाकर फांसी देना चाहता है। बाबूजी, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। क्या? इस दरबार में उपस्थित कुछ सरदार टेलर के इस षड्यंत्र में शामिल है। राजकुमार हरे कृष्ण सिंह, आपने सभा पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। मैं जानना चाहता हूँ कि इन आरोपों का आधार क्या है। भगवान ऋतुभंजन सिंह, मैंने जो बातें कही हैं उसकी सत्यता के लिए मेरे पास अकाट प्रमाण मौजूद है, लेकिन मैं किसी का पर्दाफाश नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैंने जिनके बारे में ये बातें कही हैं वो अपने हृदय से पूछे कि जो कुछ कर रहे हैं वो सही है या गलत। भगवान कुमार भंजन सिंह, आपके जो बड़े भैया हैं वो मेरी बातों से नाराज होते हैं, लेकिन आप कृपा करके मुझे बताएंगे कि आप अजीमुद्दीन खान को साथ लेकर दिलीप दल के गोला बारूद के कारखाने में क्यों गए थे? जी ऐसा ही किया था। सोचा खान साहब चाचा के मित्र हैं तो उनसे छिपाओ गिरा फेंका। मैं राजकुमार हरे कृष्ण सिंह से बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ इनकी जुबान उतनी ही तेज है जितनी दूरदर्शी इनकी सूझ। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि अंग्रेजी सरकार पराक्रमी और महाबलशालिनी है। उन पर ब्रह्म परमात्मा की विशेष कृपा है। उनका विरोध करने से हम तबाह हो जाएंगे। रियासत तो छिन ही जाएगी, फांसी भी पड़ सकती है। अतः बाबूजी के लिए यही उचित है कि वह खान साहब के साथ पटना जाए, ताकि कमिश्नर साहब बहादुर का जो संदेह है वो निर्मूल हो जाए। क्या उचित है और क्या अनुचित ये हम देख लेंगे। अब रणधर सिंह सरकार, आप क्या कहते हैं? मैं तो कहूंगा सरकार कि आप किसी भी हाल में पटना मत जाइए। केरल में बहुत से राजाओं और जमींदारों को इसी तरह पटना बुलाकर कैद कर रखा है और बहुतों को तो उसमें फांसी भी हो चुकी है। ये मौलवी अजीमुद्दीन को यहाँ भेजने के पीछे
गहरी चाल है सरकार। ये फिरंगी लोग यहाँ आकर बलवे में होने वाली तैयारी से अवगत होना चाहते हैं और आपको धोखे से पकड़कर फांसी चढ़ा देना चाहते हैं। इसीलिए सरकार मैं आपको अधिक सलाह नहीं दूंगा कि आप पटना जाइए। बिल्कुल सही बात है। हाँ। लेकिन क्या आपने सोचा कमिश्नर की आज्ञा का उल्लंघन करने का फिरंगी सरकार के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा होगी? जी हाँ भैया, मैंने ये जो भी बात कही है ना, काफी सोच विचार कर कही है। और मैं ये भी जानता हूँ कि बाबू साहब के पटना जाने का अर्थ होगा उनकी फांसी। और यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं ये भी बता दूं कि इस दरबार में हाजिर बाबू साहब के कई भाई भतीजे लोग भी इसी में शामिल हैं। बाबू गणनाथ सिंह, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। आप अपनी बात लौटा लीजिए, अन्यथा उसका जवाब मेरी तलवार देगी। अपने लोगों पर तुम्हारी तलवार शीघ्र ही मयान से प्राप्त निकल जाती है। और ये फिरंगियों से इतना क्यों डरती है? ये रण क्षेत्र नहीं है, दरबार है, दरबार। इस समय हमारे सामने एक नाजुक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। तलवार खींचने से उसका उत्तर तो नहीं मिलेगा ना। तुमने अपनी बातें कह ली, अब दूसरों को भी अपनी बातें कहने का अवसर दो। भैया, मैं यहाँ अपमानित होने नहीं आया। अब मैं जगदीशपुर में नहीं रहना चाहता। मिठा जाने के मन नहीं चाहता। शौक से जा सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मालिक स्वयं हैं। जाइए। चाचा, आप शांत दिल से मेरी बातों पर विचार कीजिए। आप बूढ़े हुए, आपको अपनी नहीं अपने भाई भतीजों की चिंता करनी चाहिए। देश देश के बादशाह हैं और हम मामूली जमींदार मात्र। भला हम उनका सामना कैसे कर सकते हैं? हमारे पास न उनके जैसे बंदूकें हैं, न तोपे, न ही फौजें। ऐसा करने से हमारा समूल नाश हो जाएगा। इसीलिए आप किसी और के बहकावे में ना आए और शीघ्र अतिशीघ्र पटना जाकर टेलर साहब से भेंट करें। हम पटना जाकर फांसी पर चढ़ जाए और तुम लोग इस रियासत के मालिक बनो। यही चाहते हो ना? बेटा, हम तुम लोगों को अच्छी तरह समझते हैं। हमारा बेटा मर गया, वो तो पागल ही है। सोचते हो किसी तरह ये बूढ़ा रास्ते से निकल जाए तो फिर पाप आ रहा है। नहीं बेटा नहीं, हम तुम लोगों की इच्छा अच्छी तरह समझ चुके हैं और इसे कभी पूरी होने नहीं देंगे। चाचा, मुझे अफसोस है कि आपको मेरी नेक सलाह बुरी लगी। हाँ बेटा, तुम्हारी सलाह नेक है और सिर्फ अपने लिए। बूढ़ा हुए अब तुम्हारे लिए फांसी पर चढ़ने को तैयार ही हो जाते। लेकिन उन हजारों लोगों का क्या जिन्होंने हमें अपना नेता चुना और हम पर विश्वास किया? उनकी दास्ता से झगड़ी इस पवित्र भूमि को हमारा है क्या जवाब देगा? नहीं बेटा नहीं, तुम्हारी नेक सलाह हमारे लिए नहीं है। हरमनवीर
आपके पास एक सलाह के लिए भी आए थे। लेकिन उसके पहले अपने दरबार की एक दिलचस्प घटना आपको सुनाता हूँ। सरकार, वही बच्चों की कुश्ती से संबंधित कोई घटना होगी और क्या? अरे नहीं, आपका अनुमान गलत है, कुछ और बात सोचिए। सरकार, अब मेरी वो उम्र नहीं रही कि मैं कुछ और सोचूं। अब आप ही बता दीजिए। आपको याद होगा हमने अपने मुसाहबों को हुक्म दिया था कि वो दरबार में बाज या अन्य शिकारी पक्षी लेकर ही दरबार में आए। जी। सभी लोग वैसा ही करते, पर सहार के रामपत सिंह दरबार में ही नहीं थे। हमें आश्चर्य होता था कि आखिर रामपत सिंह दरबार में क्यों नहीं आते। कल वो दरबार में आए। अच्छा। दाहिने हाथ पर बाज और इसके नख से निकले रक्त से भीगे हाथ किए और मुझे बिना सलाम किए उन्होंने अपना आसन ग्रहण कर दिया। ये गुस्ताखी। हमें आश्चर्य हुआ। हमने पूछा, बाबू साहब, ये चीन पालने का शौक आपको कब से हो गया है और बिना अंगुस्तान के ही आपने हाथ पर बिठा रखा है? पूरा हाथ खून से लाल हो रहा है। तब जानती है उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? कहने लगे कि अब सरकार के दरबार में पहेलिए ही तो आ सकते हैं। हम लोग तलवार ग्रहण करने के आदि हैं सरकार। अब हाथ पर बाज बैठाए या झुककर सरकार को सलाम करें। जब एक माह तक दरबार से लौटाया जाता रहा तो आज इस वेश के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। कहकर वो दरबार से चले गए। अच्छा। हाँ। आप भी ना सरकार ऐसा ऐसा हुक्म जारी करते हैं कि बस, तो फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने क्या कहता है मती? हमने कहा कि आज से दरबार में बाज या अन्य शिकारी पक्षी लेकर आने का हुक्म रद्द। आप भी ना सरकार मजाक करने में माहिर है। यूं हो तक लोग आपके इन मजाकों को याद रखेंगे। अच्छी बात बताइए सरकार, आप मुझे कोई हुक्म देना चाहते थे ना? इस समय हमारे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट रहा होगा। पटना डिवीजन के कमिश्नर टेलर के हाथ से कुवैत के बेलगामी रईस हमारे मित्र मौलवी अजीमुद्दीन खान यहाँ आए। अजीमुद्दीन खान फिरंगियों की सरकार में डिप्टी कलेक्टर है। पर आपको जानते हैं कि हमारे यहाँ के कुछ विभीषण लोग दरबार की सारी खबरें फिरंगियों को देते रहे हैं। टेलर को शक हो गया है कि हम बिहार और देश के अन्य हिस्से के विद्रोही लोगों की सहायता कर रहा हूं। उन्होंने हमें प्रस्ताव दिया कि हम पटना जाकर टेलर से भेंट करें। अच्छा। हम इसी संबंध में आपकी राय जानना चाहते हैं। लेकिन सरकार, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बल्कि आप परिस्थिति से अवगत हैं। आज समूचे देश में फिरंगियों के जुल्म से असंतोष है। इन अत्याचारियों ने हमारे देश के धर्म और संस्कृति की, तरक्की और खुशहाली की कभी परवाह नहीं की। इनका एकमात्र उद्देश्य रहा है कि हम में हिंदुस्तानियों को आपस में जाति, धर्म, भाषा के नाम पर बांटकर, लड़वाकर शताब्दी के कठिन परिश्रम से अर्जित उनके धन संग्रह को लूट खसोट कर 7 समुद्र पार अपने देश ले जाना। लेकिन ये फिरंगी भूल जाते हैं कि जगदीशपुर का शेर अभी जिंदा है। पूरा हो जाने पर शेर की तरह नहीं होता। अब फिरंगियों के बाप का खड़ा भर चुका है। जानती है धर्मवी, आज समूचे देश में इनके खिलाफ लड़ाई की तैयारियां हो रही हैं।
अपने देश की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपने प्राणों की बलि क्यों दें? इससे हमारी रियासत छिन सकती है और वृद्धावस्था में हमें अनेक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। जब तक हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ सुरक्षित है, हमें इनके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए। सरकार, मैं तो मजाक कर रही थी। आप अब तक जहां हैं वैसे रहे। अरे दूसरों के लिए आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। आज लाखों लोगों के दिलों में आपका अपना स्थान है। मीर जाफर का ओहदा उनके जैसों को नहीं गुमा रखो। मैं तो सिर्फ आपको आगाह कर रही थी कि कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाया जाना चाहिए। आप फिक्र न करें, बलवा समूचे देश में होगा और ये आजादी की आखिरी लड़ाई। गया की विप्लवी नेता अब्दुल करीम खां के यहाँ और देश के अन्य हिस्से के विद्रोही लोगों के संदेश हमारे यहाँ आते रहे और हर्षद राय के यहाँ से कल संदेश आए हैं। इस आजादी की लड़ाई को हम अवश्य जीतेंगे धर्मवीर, और ये होकर रहेगा। हम चाहते हैं धर्मवीर कि हमारा हिंदुस्तान सबसे आगे हो, सबसे भव्य हो। ये देश सबसे आगे और सबसे ऊंचा हो धर्मवीर, और ये होकर रहेगा। आज न सही, कल न सही, पर वो दिन दूर नहीं है। धर्मवीर, ये क्या कम है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी कि अवसर आने पर एक बूढ़े ने पीठ नहीं दिखाई, बल्कि आखिरी दम तक लड़ा। जय शंकर।
कई गुनी बड़ी फौज के साथ हमारे सिपाहियों ने अंत तक बहादुरी से मुकाबला किया। फिरंगियों के पास अच्छी बंदूकें थी, तोपें थी। इसके विपरीत दानापुर छावनी से आए हमारे सभी सिपाहियों के अलावे सभी सैनिक नए थे। फिर भी हमने दुश्मनों के घर छुड़ा दिए। ये फिल्म से शायद अपने मुंह में कड़वी स्वाद लेकर गया होगा। सरकार, ये तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने छापामार किया, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। सुना है आर्यन एक बड़ी सेना लेकर आरा से जगदीशपुर की तरफ आ रहा। वो कल या परसों जगदीशपुर पर हमला करेगा। क्यों ना हम लोग खुली लड़ाई की जगह छापामारी नहीं करें? नहीं, लियाकत हुसैन आपकी सलाह कई मायनों में नेक है। जगदीशपुर के जंगलों को पार कर गढ़ पर हमला करना फिरंगियों के लिए आसान काम नहीं होगा। इन जंगलों में हम फिरंगियों की 50,000 फौज को भी नष्ट कर सकते हैं। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। हमारे घर में भी आज दुश्मन है। सुना है गुमराहों के महाराज अपने सैनिकों के साथ फिरंगियों से मिलकर हमसे लड़ने आ रहे हैं। अरे कृष्ण सिंह जी बाबू, आपकी सूचना सही है ना? बिल्कुल सही बाबू जी। ये सूचना गुमराहों के कुरई पहरा से मिली है। वो जगदीशपुर पर हमले के लिए शुभ मुहूर्त का विचार करने गुमराह महाराज के यहाँ गए थे। सरकार, आपका आदेश तो पहले हम गुमराह से इतने निपट रहे। फिरंगी सेना के आने से उसका बड़ा न्यारा हो जाएगा। नहीं शांति। अरे गुमराह हमने वो किया है, वो हमसे दुश्मन में पड़े हैं, रिश्ते में पड़े। हमने हमेशा उन्हें बड़े भाई की तरह इज्जत दी। हमारा पूरा खानदान एक, हमारे रिश्ते एक, हमारा खून एक। हम अपने लोगों से नहीं लड़ेंगे। हाँ, यदि वो हमसे लड़ने खुले मैदान में आएंगे तो हम उनसे लड़ेंगे, लेकिन उनकी तरह पीछे पीछे छुरा ठोकने नहीं जाएंगे। बाबूजी, गुमराह महाराज को दूर के दीपू भंजन सिंह, कुमार भंजन सिंह और तो और अमर भैया भी फिरंगियों से मिले हुए हैं और गुप्त रूप से उनकी मदद कर रहे हैं। भंजन और कुमार भंजन के संबंध में हमें कोई संदेह नहीं है। हमें ये भी मालूम है कि पिछले महीने आरा कचहरी में जज की मेज पर जो गुमनाम पत्र भेजे गए थे वो इन्हीं लोगों का काम था। लेकिन अमर को लेकर हमारे मन में कोई संदेह नहीं। वो सिर्फ गलत फहमी का शिकार है। हाँ बाबू, मैं आपकी इस राय से पूरी तरह सहमत हूँ। पर अमर भैया ने फिरंगी सरकार के खिलाफ विद्रोह करना सिर्फ ये सोचकर स्वीकार नहीं किया कि वो विद्रोह सफल नहीं होगा, और उनके मन में आपको अथवा अन्य विद्रोहियों को धोखा देने की बात उठ नहीं सकती। वो क्षुद्र कदापि नहीं है। हाँ साहब, अमर को लेकर हमारे मन में कभी कोई संदेह रहा नहीं और संदेह का कभी कोई कारण होगा नहीं। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में हम छापामार युद्ध तो नहीं कर सकते ना। भाग्य ने हमारा साथ दिया तो इस बार खुली लड़ाई में ही हम फिरंगियों को पूरी तरह कुचल देंगे। जय शंकर! जय शंकर! जय शंकर! जय शंकर! जय शंकर! जय शंकर! बाबूजी, अमर भैया आए हैं। और आए हैं? जी बाबूजी, वो आपसे मिलना चाहते थे। अरे तो शीघ्र उनसे भेज दो, पूछने की क्या जरूरत है? लगता है भाग्य हमारा साथ दे रहा है। भैया, आओ अमर। मैं आपके पास एक प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने अपना पहला निश्चय बदल दिया। अब मैं आपकी सेना में रहकर फिरंगियों से लड़ना चाहता हूँ।
तुम्हें अपनी सेना में पाकर हम अपने आप को गौरवशाली महसूस करेंगे। हम जानते थे अमर कि तुम्हारी रगों में कमीनों और कायरों का रक्त नहीं। अरे रिपु भंजन और डुमराव का उदाहरण तुम्हारे अनुकरण योग्य नहीं है। आपको धन्यवाद भैया, आपकी कृपा ढेर में अभानी। अमर भैया, आपके विचारों में ऐसा परिवर्तन अचानक कैसे हो गया? कुछ नहीं अमर, तुम्हारे आने के पहले हम तुम्हारे इस संबंध में बातें कर रहे थे। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी होगी। भैया, मैं तो चाहता हूँ कि भगवान मेरी आधी उम्र आपको दे, ताकि लाखों हजारों देशवासियों का सपना पूरा हो सके। सरकार, मेरा विचार है कि कल परसों होने वाले लड़ाई की कमान अमर भैया को क्यों न सौंप दी जाए? क्यों नहीं? हाँ। लेकिन हम तो एक दूसरी बात ही सोच रहे हैं। वो क्या सरकार? क्यों न लड़ाई इस बार दो मोर्चे पर लड़ी जाए। हम सेना को दो भागों में विभाजित कर देंगे। हरे कृष्ण एक भाग लेकर फिरंगियों का मुकाबला करेंगे। जी बाबू। जगदीशपुर की रक्षा अमर निशान को साहब ज्यादा करेंगे। जी बाबू। लियाकत हुसैन, सरकार, आप हमारे अंग रक्षकों की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगे। जो आज्ञा सरकार। कोई शक नहीं सरकार। तो आओ इस महाकाल के प्रतिमा के समक्ष अपना रक्त देकर तलवार का स्पर्श कर हम ये कसम खा दें। भगवान शंकर हमें शक्ति दो। हम प्रलय की सृष्टि करना चाहते हैं। तुम्हारे डमरू के तार पर नाचना चाहते हैं। भारत भूमि का उद्धार करना चाहते हैं। जिस महाशक्ति के द्वारा तुमने महिषासुर का वध किया, चंड मुंड का अंत किया, रक्त बीज का नाश किया, शुंभ निशुंभ को पीठ डाला, वही शक्ति हमें भी बांटोगे। इस पुण्य कार्य में हम तुम्हारे ही बल पर हाथ लगा रहे हैं प्रभु। हमारी नसों में कर्म खून की धारा प्रवाहित कर दो।
क्या ग्वालियर की सेना फिरंगियों के साथ मुकाबला करने के लिए हमारी मदद के लिए आ गई क्या? ग्वालियर की सेना तो कल रात में ही आ गई थी। क्या मेरा मतलब भी था कि आप 2-3 दिनों से बेहोश थे, इसलिए बहुत सी बातों की जानकारी आपको नहीं दी जा सकती। अरे आज फिरंगियों की सेना से घमासान लड़ाई हुई। तो हमारी फिर से जीत हुई है ना? हमारी फिर से जीत हुई है ना सरकार? धर्मवीर जीत हमारी हुई है। हमेशा हमारी ही जीत होगी, क्योंकि हम आजाद हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं, खुशहाल जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। धर्मवीर, हम किसी दूसरे देश को रास्ता की बेड़ियों में जकड़ने के लिए थोड़े ही लड़ रहे हैं। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। अल्लाह तू तो सब देख रहा है। अल्लाह सबकी मदद कर। सरकार, लगता है एक बहुत तस्वीर आ गई है। मैं इस मुल्क को आजाद नहीं देख पाऊंगी। सरकार, आप इस लड़ाई को तब तक जारी रखना जब तक ये फिरंगी हिंदुस्तान छोड़कर भाग न जाए। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसमें हमारी पूर्ण विजय प्राप्त नहीं होगी। हम नहीं रहेंगे तो क्या, हमारे बेटे रहेंगे, उनके जाने के बाद उनके बेटे रहेंगे। कश्मीर से पंजाब तक, असम से केरल तक फैला हमारा ये देश दुनिया में फिर से अपना गौरव हासिल करेगा। आप निश्चित रहे, आप सुखी और आजाद हिंदुस्तान में लगता है ईश्वर को ये मंजूर नहीं है। मैं जीऊंगी सरकार। हाँ, मैं जीऊंगी। मैं अपने मुल्क को आजाद और खुशहाल होने तक जीऊंगी।
दमन जी, सुनो, लियाकत हुसैन का निशान से सबको बुला कर लाओ। जी बाबूजी। दमन जी, बैठो। तुम बाबू साहब को भी अपने साथ ही लेकर। जी बाबूजी। दमन जी। आज हमको अपवित्र हाथ दिखे
हमारे तन मन आत्मा के पवित्र करा, हमरा के पवित्र करा गंगा मैया। घायल शेर ने कुछ ना देखा, उठाया दूजे कर तलवार, दिया काट घायल बहिया को, और दिया गंगा में डाल। माई रे माई गंगा माई, हथवा के काटी हम बिहरी चढ़ाई, हथवा के काटी हम बिहरी चढ़ाई। माई रे माई गंगा माई, हथवा के काटी हम बिहरी चढ़ाई, हथवा के काटी हम बिहरी चढ़ाई, हथवा के काटी हम बिहरी चढ़ाई। भैया हमारी जीत हुई है भैया। हाँ बाबा साहब, अमर भैया ने स्वयं कैप्टन ली ग्राम को मार डाला। फिरंगी सेना ने भागकर अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। किनारों तालाबों कंदरों में छुपकर फिरंगियों ने अपनी जानें बचाई। शिवपुर घाट पर फिरंगियों की गोली ने आपकी भैया का अपमान कर आपका अपमान किया था बाबू साहब। हमारे सिपाहियों ने उस अपमान का बदला ले लिया है। फिरंगियों की 3000 की सेना में से मुश्किल से 300 बचे हुए बाबू जी। कैप्टन ली ग्राम का घोड़े पर सवार होकर बाहर निकलना चाहा तो अमर भैया ने उनका पीछा किया और जलैया हाथ मारकर उसे काट गिराया बाबू साहब। हाँ, और आज के युग में हम विजय हुए। अमर जितना के बाद अमर हमारे सिपाहियों और हमारे सभी साथियों को हमारा धन्यवाद कहना। हमारी वहां में असह्य पीड़ा हो रही है, हमारी आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा है। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं। हरे कृष्ण, लियाकत हुसैन, रमकरण सिंह, एक बात जानते हो तुम लोगों को दुनिया की कोई शक्ति तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम लोग एक रहोगे, हिंदुस्तान को एक समझोगे और जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर जानते हैं हरे कृष्ण सिंह, जनता की शक्ति अजय, आत्मा की आवाज कभी न कभी अवश्य सुनते। घनपुर की सिपाहियों से बगावत कराने में आप लोग सफल हो गए, लेकिन के महाराज को, रिपु भंजन को और
वैसे ही अन्य लोगों से भगाव कराने में आपको बड़ा सफल हो। सरकार आप आदेश करें तो हम अभी उन लोगों से निपट सकते हैं। लियाकत हुसैन नहीं, क्या हम अपने ही लोगों से लड़ेंगे? और ये रोग एक दो का नहीं, ये रोग तो समूचे देश में मैं तो जरा पानी पिलाओ। मैं तो आजादी का ये संघर्ष हमारे चाहने के बाद भी चलता रहे, जब तक इसमें पूर्ण विजय प्राप्त नहीं होता। दादा, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हम आपके आदर्शों के लिए लड़ेंगे। जिसने आपके कदमों में बैठकर शिक्षा पाई हो, उसकी आत्मा की आवाज क्षुद्र स्वार्थों के प्राण से कभी नहीं दब सकती दादा, कभी नहीं। क्षुद्र स्वार्थों का पुराण कितना भी प्रबल, उससे आत्मा की आवाज हिमालय से ऊंचा भाल वाला हमारा महिमामय पितृ एक न एक दिन अवश्य आजाद होगा, फिर हमें यहाँ से अवश्य अफसोस कि हम आजाद हिंदुस्तान को नहीं धर्मन भी हम भी आजाद हिंदुस्तान को नहीं तुम तो जानते हो कि हम पुत्र पौत्रहीन है, मगर हमें इसका जरा भी अफसोस नहीं है। यही है वो जननी जन्मभूमि जिसको बचाने के लिए हमने दुश्मनों से गहरी लड़ाई अपने शरीर के हमने अंग को कुर्बान कर दिया, अपना खून पानी की तरह देख रहे हो हमारा दाहिना हाथ, इसे किसी दुश्मनों की तलवार ने नहीं काटा है, ना ही किसी बीमारी ने इसे नष्ट किया है। इसे हमने स्वयं काटा है। मां गंगा को अपने हाथ की बलि दी है। ये स्वतंत्रता अनमोल है हमारी, इसे बचा कर रखना होगा आने वाली संतान के लिए, उनके सुख के लिए। मेरे प्राण के साथ धरोहर रहेगा दादा, प्राण दूंगा पर आजादी नहीं दूंगा। हरे कृष्ण, नंदन सिंह, कुमार सिंह,
लियाकत हुसैन सादा सिंह और नहीं हमारा समय आ गया है। भगवान शंकर आज हमारा ये यज्ञ पूरा हुआ। हमें छुट्टी दो देव, हमें छुट्टी दो। भगवान शंकर अफसोस इस बात का है कि देश को आजाद कराने का हमारा सपना अधूरा ही रह गया। हमारा सपना अधूरा ही सुधियन गुणजन ध्यान लगा के अरे सुन मेरी कहानी जी। बाबू साहेब अमर कुंवर सिंह रहले वीर सेनानी। बाबू साहेब अमर कुंवर सिंह रहले वीर सेनानी। कि जब ले सूरज चंदा रही है, जब ले सूरज चंदा रही है, अमर रही कहानी जी। बाबू साहेब अमर कुंवर सिंह रहले वीर सेनानी जी। बाबू साहेब अमर कुंवर सिंह रहले वीर सेनानी जी। बाबू साहेब अमर कुंवर सिंह रहले वीर सेनानी।